हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है सेट 21 का डिस्कशन कर लिए थे। आज सेट 22 का डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये आपका पहला वीडियो है, तो और सब वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में जो है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। आगे है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम और मनुस्मृति दोनों हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए, अभिज्ञान शकुंतलम और मनुस्मृति। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया। तो ऐसा कौन किया है? विस्टन आर्थर स्मिथ ने। याद रखिएगा, भारत इतिहास का पहला सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से इतिहास कौन तैयार किया था? विसेंट आर्थर स्मिथ। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यानी भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, 1942 में 1945 में। आगे है, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म सुधार से संबंधित है। तो रहनुमाई जो है मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म या में सुधार से संबंधित है। तो 5 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पारसी धर्म में। याद रखिएगा। आगे है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है, जो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं। आगे है, यंग बंग बंगाल आंदोलन, या जिसे यंग बंग आंदोलन भी कहा जाता है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो हेनरी विलियम डेरिजो। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। तो भीमबेटका से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है किससे? लोहे का सब मतलब कि लोहा का जो है पहली बार साक्ष्य कौन सा ग्रंथ से मिलता है। तो 9 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत में रहट जो आपका सिंचाई से संबंधित था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके सामने है, सूची 1 में है स्थल और दूसरी तरफ है उसका स्थिति। रंगपुरा कहाँ पर है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो। तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन बी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। रंगपुरा गुजरात में। याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका क्या? कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मोहनजोदाड़ो सिंध के किनारे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 12 नंबर का, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है। किसे इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? पॉल सैंडवी को। 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉल सैंडवी को। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक यानी मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था। अनुवाद तो हुआ था, विलियम जोन्स ने किया था, लेकिन किस नाम से किया था। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था। तो अनुवाद जो है विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, लेकिन किस नाम से किया गया। तो 30 का डी है, 13 का डी होगा आंसर। ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज, ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है, यानी महापाषाण का संबंध किससे है। तो 14 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कौन कहा था। तो 15 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूनान के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडन कह के पुकारा था। आगे है, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था भारत, तो कौन सा शहर को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था, यानी पूर्वी इस्लामी दुनिया का। तो ये ऑप्शन बी, दिल्ली को। आगे है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी। 17 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। आगे है, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 18 का डी है, 18 का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। आगे है,
भारतीय दंड संहिता जैसे इंडियन पेनल कोड के निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, लॉर्ड मैकाले के, यानी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। 19 का आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए आगे देखते हैं, 20 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। आगे है, आमझौर की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो वह बिहार के रोहतास जिला में, याद रखिएगा। आगे है, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। महानंदा और बागमती के बीच कौन कौन सी नदी है? तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन सी, मेची, कोसी, कमला, ये महानंदा एवं बागमती के बीच की नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में इसे जो है ना आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 22 का ऑप्शन बी, यानी आम्र वर्षा। चलिए आगे देखते हैं, एक तरफ है परियोजना, दूसरी तरफ है कौन से नदी पे है? चलिए 23 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। और देख लीजिए, इडुक्की परियोजना जो आपका कहाँ पर? पेरियार नदी पर। गांधी सागर परियोजना कहाँ आपका? चंबल नदी पर, याद रखिएगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाब पर हो जाएगा। और हीराकुंड परियोजना आपका कहाँ पर होगा? पेरियार नदी पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर हो जाएगा आपका? पेरियार नदी पर। चलिए आगे फिर से देखते हैं, 23 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं, सॉरी, हीराकुंड परियोजना जो है पेरियार नहीं बल्कि महानदी पर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इडुक्की परियोजना आपका कहाँ होगा? इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर। दुलहस्ती जो है आपका कहाँ? चिनाब पे। और हीराकुंड परियोजना आपका कहाँ होगा? महानदी पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बली तथा एटनाजंत। स्ट्रोम्बली को जो है भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, तो आगे है 26 नंबर का, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति आपका कौन है? भील है। आगे देखते हैं, तो आगे है, किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्त वितरण होता है? देखिए इसका ऑप्शन तो कट गया है इसका, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर हो जाए आपका वित्त जो है क्या हो, किसके मध्य होती है? वित्त आयोग के मध्य। किसके होगे? वित्त आयोग। इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की मध्यस्थता से जो है आपका क्या होता है? दोनों केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्त का वितरण होता है। आगे देखते हैं, तो आगे है 28 नंबर का, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? खादी और ग्रामीण उद्योग का मुख्यालय जो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा, यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र, यानी लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? 29 का आंसर आपका ऑप्शन है लद्दाख, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला आपके कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? इनमें से कौन ऐसा रोग है जो कि अनुवांशिक नहीं है? तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन डी, रूबेला जो है ये अनुवांशिक नहीं है, बाकी हेकोमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया ये सब क्या आपका अनुवांशिक रोग है। आगे देखते हैं, तो आगे है, पुष्प के विभिन्न भागों को निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल, यानी भाग में से कौन कौन जो है पुष्प का भाग है? तो बाह्य दल ये भी है, पंखुड़ी भी है, पुंकेसर भी, स्त्री केसर है, मूलांकुर जो है नहीं है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा? करेक्ट होगा, 1 2 3 4। आगे देखते, तो आगे है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? यानी बाह्य कंकाल तंत्र जो है आपका उभयचर में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते, तो आगे है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। दिया आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, ए का 2 हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। उसके बाद यूरिया क्या आपका? एक उर्वरक है। मेलाथियान क्या है आपका? मेलाथियान जो आपका क्या हो जाएगा? फंगस, यानी कि फंगस नाशी है, यानी कि A2B4C1 और D3 कौन है आपका? 34 का आंसर है आपका ऑप्शन बी में ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में, यानी मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो 35 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्पादक। आगे देखते हैं, आगे है, मानवों में विरिक डेस द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। किसके द्वारा? यानी मानव के विरिकों में जो है किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रोजन किसके द्वारा घुलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजनों के द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग? देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता है, तो उसमें उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम कौन करता है? लोहे का चरण, यानी लोहे के चूर्ण, यानी आयरन जो है वो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है।
आगे 38 का, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? सबसे ज़्यादा जो है कंपाउंड कौन बनाता है? तो आपका कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, आप लोग जानते होंगे। 38 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, तो आगे है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना है? तो पसलियों की संख्या 24 यानी 24 है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? किलो कैलोरी, कैलोरी किलो जूल है, यानी ऑप्शन डी जो है वॉट जो है ये उष्मा का इकाई नहीं है। आगे है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? चिपको आंदोलन जो था, उस जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम जानते हैं, उसका कर्नाटक में दूसरा नाम है, वो क्या है? अपिक्को चालू वाली, याद रखिएगा, अपिक्को चालू वाली कर्नाटक में चिपको आंदोलन को कहा जाता था। आगे है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो 42 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो आपका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। आगे है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? इसमें से कौन है जो कि पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन ये सब सभी क्या है? पॉलीमर है। आगे है, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी। देखिए, वायु में ध्वनि की चाल स्टील में जो है अधिक होगी, तो कितना अधिक होगी? तो 45 का डी यानी 15 गुना अधिक होगी। आगे है, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है? यांत्रिक ऊर्जा जो है तो वो किससे संबंध है? तो यांत्रिक ऊर्जा आपका गति और स्थिति से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे है 47 नंबर का, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन है जो कि गलत है जब हम लोग क्या करें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर के जाएंगे? तो 47 का सी, ऑप्शन सी जो है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये कथन इसके बारे में सही नहीं है। बाकी तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी क्या आपका सही है। आगे देखते हैं 48 का, निम्नलिखित में कार्यक्रमों को मेल कीजिए, यानी एक तरफ है आपका परियोजना, दूसरी तरफ उसका कार्यक्रम। तो 48 का ऑप्शन सी है, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रथम परियोजना जो आपका किससे था? सामुदायिक विकास से था। और 1 का क्या हो जाएगा? 1 का यानी कि ए का 2 हो जाएगा। आगे है 48 के अनुसार, उसके आगे है कि द्वितीय परियोजना किससे संबंधित था? तीव्र औद्योगिकरण से। तीर्थ जो आपका आधारभूत उद्योग से हो जाएगा। और चतुर्थ योजना जो आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से। और ई जो यानी पंचम योजना जो था आपका क्या था? स्वावलंबन एवं स्थिरता से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, तो आगे है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था, यानी पेंशन व्यवस्था संसद के लिए कब से लाया गया था? तो 49 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1976 में। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। चलिए कुछ फैक्ट्स उसको देख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगी। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां कौन कौन समिति? देखिए, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे उसके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ फैक्ट्स को भी देख लिया। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए थे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली सेट प्रैक्टिस आपका कराया जाता है। आगामी वैकेंसी जो दरोगा का भारी भरकम संख्या में आ रहा है, लगभग 2500 यानी 2600 लगभग, तो उसके लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।